क्वेश्चन ये था, with what acceleration a should the box of figure descend so that the block of mass capital M exerts a force mg/4 on the floor of the box। यानी इस बॉक्स को कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाना चाहिए, इस बॉक्स को कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाना चाहिए जिससे कि ये कितना फोर्स एक्सर्ट करे बॉक्स पर, बॉक्स के फ्लोर पर कितना फोर्स लगाए, बॉक्स के फ्लोर पर कितना फोर्स लगे mg/4। अच्छा, अगर बॉक्स एक्सेलरेट नहीं करता है, अगर ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ये एक्सेलरेट ना करे, केवल रखा रहे, ठीक है, ये जो बॉक्स देख रहे हो अगर ये एक्सेलरेट नहीं करता है तब कितना फोर्स लगेगा। मान लो ये जो बॉक्स है ना बड़ा वाला, इसका एक्सेलरेशन मान लो हो जाता है 0। अगर इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए तब ये फ्लोर पर कितना फोर्स लगाएगा, हाँ, तब ये अपने वेट के बराबर फोर्स लगाएगा, है ना। जितना इसका वेट है mg या जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रहा था, ये उतना ही फोर्स किस पर लगाएगा, फ्लोर पर लगाएगा। तो ये चीज क्लियर है ना कि अगर इसको एक्सेलरेट नहीं कराते हैं, अगर ये एक्सेलरेट नहीं होता तो कितना फोर्स लगाता फ्लोर पर, पक्का? सर, इसका आंसर है g/4। आयुष तुम्हारा क्या आंसर है? सर g/4। तो अगर मान लो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, मान लो ये ब्लॉक है, इसका मास है कैपिटल M, इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है mg के बराबर, और इस पर कोई और फोर्स होगा क्या, इस ब्लॉक पर एक और फोर्स लगेगा, वो कौन लगाएगा, बॉक्स लगाएगा। तो बॉक्स के फ्लोर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। उस कॉन्टैक्ट फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस कॉन्टैक्ट फोर्स को कहते हैं हम नॉर्मल रिएक्शन। तो वो नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी n अपर डायरेक्शन में, ठीक है। अब ग्राउंड पे खड़ा हुआ एक आदमी जब इस बॉक्स को देखता है, ये आदमी ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, और ग्राउंड पर खड़ा हुआ ये आदमी जब इस बॉक्स को देखता है तो ये बॉक्स और बॉक्स के साथ साथ ये ब्लॉक दोनों किस एक्सेलरेशन से नीचे आते हुए दिखेंगे उसको, एक्सेलरेशन a से, है ना। अब हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में ये निकालना है कि इसका एक्सेलरेशन a कितना होना चाहिए जिससे कि n की वैल्यू कितनी हो जाए, n हो जाए mg/4 के बराबर। वी नीड n इक्वल टू mg/4। हमको ये mg/4 के बराबर चाहिए, बात समझ में आई है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमको मालूम है, n हमको mg/4 चाहिए। तो अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखता हूं वर्टिकल डायरेक्शन में, और इक्वेशन है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो mg माइनस n इक्वल टू मास कितना इसका m और एक्सेलरेशन a। इसमें n की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो n की वैल्यू कितनी रख दें हम इसमें, ये mg माइनस, और n की वैल्यू को रखा मैंने mg/4 इक्वल्स टू ma। इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो इसको सिंप्लीफाई करने से a इक्वल टू कितना आ जाता है, a कितना आएगा, (3g/4 के बराबर। तो अगर ये इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाए, इसका एक्सेलरेशन हो जाए कितना 3g/4, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाती है mg/4। तो इसका ये आंसर होगा। इसमें आयुष क्या डाउट है तुम्हारा? हाँ, तुम आंसर बताओ, तुमने क्या निकाला था? सर मेरा गलत आंसर था। अच्छा, अब गलती कहाँ की थी ये बताओ। सर मैंने पता क्या करा था सर, हम्म सबमिशन F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन,
और सर गलती ऐसे हो गई सर, बहुत ज्यादा ही गलती कर दी थी। आयुष तुम्हारा, आदित्य तुम्हारा क्या आंसर था? मेरा तो सर 4G था। अच्छा, नेटवर्क का आंसर निकाल रहे क्या तुम कि 4G 5G 3G? मैं 4G। अच्छा 4G एक्सेलरेशन कितना होता है? चलो इसी पर बात कर लेते हैं और मजा आएगा, है ना। मान लो इस बॉक्स का एक्सेलरेशन अगर 4G होता तो क्या होता, तो ब्लॉक कैसे मूव करता? जो अंदर रखा हुआ ब्लॉक है ना, उसका क्या होता? हवा में होता। यस, वेरी गुड। वो हवा में उड़ जाता, ग्राउंड छोड़ देता, वो फ्लोर छोड़ देता। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे तुम खड़े हुए हो, मान लो इस बॉक्स पे ही खड़ा कर देते हैं तुमको, ये बॉक्स है, तुम इस बॉक्स पे खड़े हुए हो। अगर ये बॉक्स एक्सेलरेशन g से नीचे जाए, अगर ये इस बॉक्स का एक्सेलरेशन g के इक्वल हो जाए, तो तुम्हारे और बॉक्स के बीच में कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी फ्री, तुम्हारा भी फ्री फॉल होने लगेगा, इसका भी फ्री फॉल हो रहा है। और अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन 2g हो जाए, बॉक्स का, अगर बॉक्स का एक्सेलरेशन 2g हो जाए तो क्या होगा, बॉक्स ज्यादा तेजी से नीचे चला जाएगा और तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g से नीचे आओगे, तो तुम्हारे और बॉक्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से अगर 4G आंसर होता, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो सभी लोग, अगर 4G एक्सेलरेशन से ये बॉक्स नीचे गया तो ये ब्लॉक तो ऊपर टकरा जाएगा, छत से टकरा जाएगा, इसकी सीलिंग से टकराएगा, और सीलिंग फिर इस ब्लॉक को दबा के नीचे ले आएगी। और कितने एक्सेलरेशन से नीचे ले आएगी? 4G से। ठीक है, चलो देखो अब हम ना जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार, उन क्वेश्चन का जो पर्पस होता है ना, कॉन्सेप्ट सीखना होता है, रट्टा मारना नहीं होता है। तो पहले मुझे ये बताओ, इसका आंसर सी है, ये समझ में आ गया? इसका आंसर सी है, ये समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब मान लो ये जो आदित्य बोल रहा है ना, उसी की बात कर लेते हैं हम। मान लो कि ये 4G एक्सेलरेशन से नीचे आता है। अब मैं इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, सपोज a इक्वल टू 4G डाउनवर्ड, तो क्या होगा, अगर ये बॉक्स 4G एक्सेलरेशन से नीचे आने लगे तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक रखा है उसके अंदर, वो ब्लॉक कहां टच करेगा, इसकी सीलिंग से चिपक जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों आदित्य, ये विजुलाइज कर पाई कि नहीं इस चीज को? यस सर। कर लिया सर। नहीं कर लिया रे, मेरे कहने से नहीं, तुम्हें ये समझ में आया कि नहीं कि ऐसा होगा? अगर बहुत बार किया इस तरह, बहुत बार इस तरह किए हैं। अच्छा, अब ये इस तरह किए हैं, मतलब बॉक्स के अंदर बैठ गए तुम और बॉक्स 4G से नीचे गया और तुम्हारा सर टकरा गया सीलिंग से, ऐसा? सर जैसे कुछ सब्सटेंस ले लिया हो तो उसके बाद ऊपर से तेजी से नीचे लाता हूँ, तो अंदर पहले तो जैसे कटरी को मैंने किसी डब्बे के अंदर डाल दिया, तो उसके बाद बहुत बार फटता हूँ, तो इस तरह मैंने बहुत बार ये देखा है। हाँ, ऐसा होता है, राइट राइट। चलो अब हम चलो अब मुझे ये करना है, मैंने क्वेश्चन बदल दिया, अब तुम्हारी जो है मनोकामना पूरी करते हैं। मान लो इसका एक्सेलरेशन 4G है, अगर इसका एक्सेलरेशन 4G है तो अब ये बताओ, इस ब्लॉक पर, मास m के ब्लॉक पर सीलिंग से जो फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स लगेगा, वो कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? जल्दी से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, m का। कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस पर? ये मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब m ग्रेविटेशन फोर्स लगा दिया इस पर, mg, ठीक है। और बताओ नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा इस पर? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड किसने आंसर दिया? अरे एक एक करके बोलो, एक एक के। हाँ, पहले आयुष तुम बताओ, डाउनवर्ड किसने बोला था, तुमने बोला कि इसने, आदित्य ने? आदित्य मैंने। हाँ, और आयुष तुम बताओ नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में? नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड लगना चाहिए, क्योंकि वो तो ऊपर जाके पक जाएगा। हाँ देखो, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में ये बताया था, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है और जो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं उनके परपेंडिकुलर लगता है। तो अब जब ये बॉक्स को अगर एक लिफ्ट की तरह से मान लो, तो लिफ्ट की जो सीलिंग है इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और इसको फोर्स लगाते हुए नीचे लेके आएगी, तो इस पर जो कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। अब न्यूटन सेकंड लॉ से अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं तो क्या इक्वेशन बनेगी? mg
mg प्लस नॉर्मल इक्वल टू, यस वेरी गुड, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन कितना? 4g एज्यूम किया है हमने, क्वेश्चन बदल दिया है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आया? n की वैल्यू कितनी आई? 3 mg। तो n इक्वल टू 3 mg हो गया। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन बना दिया हमने एक नया। अब बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें असाइनमेंट का, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ये वाला। इसका आंसर ए है। अच्छा हाँ आदित्य तुम बताओ। सी सर। कौन सा? सी? सभी का यही आंसर है, सी? सर ए। ए, अच्छा चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लॉक्स shown in diagram that are being pushed by a constant force on a frictionless table। तो कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है और ब्लॉक को हम पुश कर रहे हैं फोर्स F से। ऑल ब्लॉक, स्टेटमेंट ए है या पार्ट ए है, ऑल ब्लॉक्स मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। क्या ये सही है? यस ये तो सही है, तीनों दिख ही रहा है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑल थ्री ब्लॉक्स विल मूव विद द सेम एक्सेलरेशन। बी ये है, द नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज सेम। इज इट राइट और रॉन्ग? नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज सेम, ये सही है या गलत है? नो सर। आदित्य तुम बताओ क्या है, मतलब किस चीज पे है बोला? सर नेट फोर्स सभी ब्लॉक में सेम है। अच्छा, नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? टोटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्स। न्यूटन ने चिल्ला के कहा, न्यूटन भले ना चिल्लाया हो, मैं तो नहीं दिनों से चिल्ला रहा हूँ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। नेट फोर्स निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो लेफ्ट साइड वाला में जो इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन के लेफ्ट में जो हिस्सा लिखा हुआ है, या तो वैसे निकाल लो, वैसे निकाल लो मतलब सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करो तो नेट फोर्स आ जाएगा। या किसी ब्लॉक पर अगर तुमको नेट फोर्स निकालना है तो सबसे आसान तरीका है उसका मास और उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो नेट फोर्स आ जाएगा। 3, अगर मैं मान लूं कि सिस्टम का एक्सेलरेशन सपोज स्मॉल ए है तो नेट फोर्स 3 kg ब्लॉक पर कितना होगा? 3a। 2 kg पर कितना होगा? 2a। 1 kg पर कितना होगा? 1 into a। तो ये तीनों सेम हो गए ना? हाँ, तो ऐसे ध्यान रखो, ये सेम नहीं होगा तो नेट फोर्स सेम नहीं है, नेट फोर्स अलग अलग है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बट बी इज नॉट करेक्ट। तो आंसर क्या हुआ? ए ओनली, केवल ये वाला स्टेटमेंट सही है। चलो डीपीपी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये था क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन तगड़ा वाला। अच्छा तो चलो देखते हैं ये कितना तगड़ा है। क्वेश्चन ये है, 2 blocks of masses 5 kg and 2 kg are connected by a massless string। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो उसमें क्या खास बात हो जाती है? सर टेंशन सेम रहता है। यस वेरी गुड, हर जगह हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा। अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो एक ही स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। ठीक, तो ए वर्टिकल फोर्स F is applied on 5 kg block। Find the value of F if tension in the string is 40 न्यूटन। तो टेंशन जो है स्ट्रिंग में यहां पर, ये टेंशन T कितना है? 40 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, तो हमको बताना है कि फोर्स F कितना है। तो पहले मुझे ये बताओ ये दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? सर सेम होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। हाँ, तो एक्सेलरेशन सेम होगा। बड़े आसानी से हमको नजर आ रहा है कि दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड होगा और सेम होगा। अगर दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है एक्सेलरेशन का तो सारे पार्ट्स को मिला के एक सिंगल सिस्टम मान सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि ये 7 kg का एक सिंगल ब्लॉक है, 5 + 2 है ना। तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने मान लिया कि ये 70 न्यूटन लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है वर्टिकली F। इसमें मैंने टेंशन फोर्स क्यों नहीं दिखाया? इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अगर दोनों ब्लॉक को मिला के मैंने एक सिंगल ब्लॉक मान लिया है तो टेंशन जो है वो इंटरनल फोर्स हो गया। और जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ना तो उसमें केवल हम वो फोर्स दिखाते हैं बॉडी पर बाहर से लगे, उसके इंटरनल फोर्सेस या उसने दूसरों पर क्या लगाए थे ये नहीं दिखाते हैं। सो व्हेन वी कंसीडर 5 kg and 2 kg blocks as a single system then tension becomes internal force।
राइट। और नेट फोर्स इक्वल इसमें तो टेंशन लगेगा ही नहीं, हम फोर्स लगा देंगे आप। नहीं टेंशन लगेगा भाई, टेंशन लगेगा, लेकिन अभी दोनों को हमने एक साथ मान लिया है तो टेंशन इंटरनल फोर्स हो गया, इसलिए उसको हमने यहां पर नहीं दिखाया। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में जो हम लिखते हैं ना इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है। एग्जैक्टली नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, याद रहेगा। यस सर। चलो इसका एक्सेलरेशन कहां पर है, वर्टिकली अपवर्ड ए, तो न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिख देते हैं हम, F माइनस 70 इक्वल टू मास 7 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो फोर्स F की जो वैल्यू है वो कितनी लिखी जा सकती है, 7a प्लस 70 के बराबर, ठीक है। अच्छा ये देखो, मैं ना तुम्हें केवल डायरेक्ट आंसर नहीं बता रहा इसका, मैं तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसमें डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका तो दूसरा है अपने पास। अब क्या करते हैं हम, 5 kg वाला जो ब्लॉक है या 2 kg वाला जो ब्लॉक है ना, 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो 2 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेज होंगे, ये 2 kg का बनाया मैंने फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और कौन सा फोर्स होगा, टेंशन अपर डायरेक्शन। वेरी गुड, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में। आदित्य तुम्हारा दिमाग अब चलने लगा है, तो बना लिया था। क्या दिमाग, नहीं सर, मतलब डायग्राम से। अच्छा मैंने कहा तुम कह रहे दिमाग बनवा लिया था अभी बिगड़ गया। नहीं सर, डायग्राम बना लिया। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो चलो, तो इस पर न्यूटन सेकंड लॉ से क्या इक्वेशन लिखेंगे, T माइनस 20 इक्वल टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन A, और टेंशन की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, टेंशन कितना दिया हुआ है 40, तो 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 2A, तो A इक्वल टू कितना आया, 10। सभी बोलो, 10 सर। तो ये 10 आ गया इसका, 10 यूनिट भी बोला करो, आदत डालो इसकी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये A आ गया। और A की वैल्यू अगर मैं A की वैल्यू यहां पर रख देता हूं इस वाली इक्वेशन में, 140 आ जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन में रख दूं तो F इक्वल टू 7 इंटू 10 प्लस 70, तो F की वैल्यू कितनी जाती है 140, ठीक है। कौन सा आंसर हुआ इसका, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हो गया। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब हम। इस पर आ जाओ, ये भी बढ़िया सवाल है, मतलब इसमें क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, ए बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट स्टेशनरी ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो एक बॉडी है जो कि रफ इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है और वो बॉडी स्टेशनरी है, यानी कि उसकी वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द इंक्लाइन प्लेन इज, क्या पूछा है इसमें, mg sin थीटा। हाँ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड रॉन्ग आंसर है। मेरा तो सर एमजी कॉस थीटा था। ये अनएक्सपेक्टेड रॉन्ग है। चलो भाई इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पर। सर एक mg sin थीटा। अरे सुनो, नॉर्मली क्या है, जब मैं पूछूं कि फोर्स कौन से लग रहे हैं ना, तो mg sin थीटा और mg cos थीटा ये तो कंपोनेंट हैं किसी दूसरे फोर्स के। किसके कंपोनेंट है, mg के, तो हम कहेंगे कि mg फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है। तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। अब तुम नहीं मान रहे हो तो मैं ऑलरेडी कंपोनेंट करके लिख देता हूं, ठीक है। तो मैंने रख दिया इसका mg sin थीटा, mg का कंपोनेंट कर दिया, और यहाँ पर कंपोनेंट कितना आता है, सभी को अब तक प्रैक्टिस हो चुकी है। यहाँ पर आता है mg cos थीटा और यहाँ आता है नॉर्मल रिएक्शन। और कोई फोर्स होगा क्या, सर फ्रिक्शन होगा ना अपवर्ड डायरेक्शन में जब हाँ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, रेस्ट पे रहने के लिए। हाँ इसको रेस्ट में रहना है तो इसमें फ्रिक्शन होना जरूरी है, तो यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शन Fs, ठीक है। ये फ्रिक्शन हमने बना लिया।
और फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन प्लेन इसलिए क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन स्लाइड कर जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन मस्ट बी अप द इंक्लाइन प्लेन। अब इसमें बताओ कि इंक्लाइन प्लेन ने ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लगाए? जी सर। इंक्लाइन प्लेन कौन कौन से फोर्स लगा रहा है? आपको जो फोर्सेस मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में बनाए हुए हैं इनमें से ये बताओ कि इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पर कौन से फोर्स लगा रहा है? हाँ हाँ, देखो इंक्लाइन प्लेन ब्लॉक पर केवल कांटेक्ट फोर्स लगा सकता है, और कांटेक्ट फोर्स 99% केसेस में होते हैं दो। कांटेक्ट फोर्स और भी होते हैं, स्प्रिंग फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स होता है, एक स्ट्रिंग की वजह से टेंशन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स होगा, लेकिन उनकी जरूरत हमें कम पड़ती है या उनका जिक्र कम आता है। मैक्सिमम केसेस में कांटेक्ट फोर्स दो होते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, एक फ्रिक्शन होता है। तो इंक्लाइन प्लेन की वजह से ब्लॉक पर एक नॉर्मल लगा हुआ है और एक फ्रिक्शन लगा हुआ है, तो ये दो कांटेक्ट फोर्स है ना। अच्छा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? n इक्वल टू कितना है? mg cos थीटा। और फ्रिक्शन कितना है? mg sin थीटा। तो फ्रिक्शन mg sin थीटा है और नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर है। ये हमने किससे निकाला? ये हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के निकाल दिया कि इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, परमानेंटली रेस्ट में है। परमानेंटली रेस्ट में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो एफ एस एम जी साइन थीटा के बराबर। इसी तरह से इंक्लाइन प्लेन की परपेंडिकुलर भी, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए एम जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या था, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बाय द इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन जो फोर्स लगा रहा है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये दोनों फोर्स कैसे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यस सर। हाँ सर। तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एन का स्क्वायर यानी एम जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम जी साइन थीटा का होल स्क्वायर। कितना हुआ ये सिंप्लीफाई करके? कितना आएगा सॉल्व करके? सर 1 आ जाएगा क्योंकि mg cos स्क्वायर थीटा एम जी तो कॉमन आ जाएगा, सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? एम जी। तो इसका आंसर हुआ एम जी ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मैंने कहा था ना कि ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं, क्योंकि उनको कौन सा फोर्स नजर आता है? केवल एम जी कॉस थीटा नजर आता है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन ने दोनों फोर्स लगाए हैं, नॉर्मल भी लगाया है और फ्रिक्शन भी लगाया है। इसमें कोई डाउट? जी नो सर, सॉरी। अच्छा, अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो मैं बढ़ता हूं आगे, इसको जरा ऊपर ले आऊं। ये आ गया, देख रहा है साफ साफ क्वेश्चन नंबर 5। जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा बताइए? क्या पूछा है पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स शोन इन फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। पुली और स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास, यानी पुली मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस है, कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, सब कुछ आइडियल है। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है, द एंगल थीटा शुड बी, तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमको ये निकालना है। ठीक है। इस वाले जो सिचुएशन है इसमें कितनी स्ट्रिंग नजर आ रही है तुमको? सर इसमें एक ही स्ट्रिंग यूज हुई है। एक मिनट, एक चीज बताऊं, मैं थोड़ा डायग्राम में ना थोड़ी गड़बड़ है, मैं उसको चेंज कर दूं जरा। इसमें ये वाली ना ये स्ट्रिंग नहीं है, ये लाइन केवल इसलिए खींची हुई है एंगल के लिए। हाँ, जिससे कि आपको एंगल दिखे, तो इसलिए मैंने अब चेंज कर दिया। सर एक ही स्ट्रिंग है। क्या? एक ही स्ट्रिंग है सर।
मान सकते हैं, वैसे मेरे को तो एक ही दिख रही है सर। हाँ, तुमको कितनी दिख रही है आदित्य, कितनी स्ट्रिंग है इसमें? वही तो मानने से दो मान सकते, लेकिन सर मानने के ऐसा थोड़ी होता है। वहाँ बीच में हुक लगा स्ट्रिंग भाई मेरे दो हैं। आपने सर हुक लगा सकते हैं। नहीं, दो स्ट्रिंग है यहाँ पर। इसको दो इसलिए लेना पड़ेगा हमको कि जैसे ही इसको इस ब्लॉक के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया, √2m के साथ जुड़ गया वो, जैसे ये है, एक स्ट्रिंग आके यहाँ पे जुड़ गई, तो अब ये डायरेक्टली दूसरी स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, टेंशन सेम होने की गारंटी नहीं रहती ऐसे में, ठीक है। तो इनको दो स्ट्रिंग हमको ट्रीट करना पड़ेगा, दो अलग अलग स्ट्रिंग है, लेकिन इन दोनों अलग अलग स्ट्रिंग से मास सेम सस्पेंडेड है दोनों तरफ, इसलिए बाई सिमेट्री दोनों में टेंशन कैसा होगा, सेम होगा। यहां पर भी टेंशन T ले लेते हैं हम, और यहां पर भी टेंशन कितना है, T है, यहां भी टेंशन T के बराबर है, ये भी T के बराबर है, ठीक है। अच्छा, इस ब्लॉक को नाम दे दिया मान लो मैंने A, इस ब्लॉक को नाम दिया है B, इसको नाम दिया मैंने C। तो ब्लॉक A का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेज आ जाएंगे, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेज हुए, mg और टेंशन। यस, तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड और टेंशन वर्टिकली अपवर्ड। इसमें बड़ा कौन है, टेंशन या mg? सर इसमें दोनों इक्वल है सर। यस, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। वेरी गुड, तुम्हारा भी दिमाग चलने लगा है यार। सर वो तो बहुत चलता है। नहीं, फिजिक्स में दिमाग सभी का चलता है लेकिन किसका दिमाग कहाँ चलता है ये एक अलग चीज है। अब ये बताओ आदित्य, तुमको समझ में आ गया T = mg? कहाँ गया, इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ सर। अच्छा, अब जो है ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम। ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मास है √2m के बराबर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ इस पर, √2mg। और क्या होगा, टेंशन लगेगा इस पर, टेंशन, इस पे दो टेंशन। यस, और वो टेंशन पुलिंग फोर्स है। तुम जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग से पुल कर सकते हो, टेंशन उसी डायरेक्शन में होता है। तो मैं भी यहां पर क्या करता हूं, एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूं जिससे कि एंगल में शो कर पाऊं, और फिर मैं टेंशन को दिखाऊंगा यहां। एक टेंशन तो ये कैसे बताते कि कौन सा एंगल sin थीटा है, कौन सा cos थीटा है? अच्छा, अभी तुमको ये नहीं पता है, चलो मैं बताऊंगा, रुको। ये एंगल थीटा और ये भी कितना है, थीटा है। देखो, बड़ा आसान सा तरीका है याद रखने का। इसका मतलब है तुम अभी वेक्टर नहीं पढ़ के आए हो। चलो यहां देखो जल्दी से फटाफट, मान लो कि ये एक वेक्टर है b, और ये कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ थीटा। तो जिस लाइन के साथ एंगल बनाएगा ना, उसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा इसका cos थीटा, यानी b cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर आता है sin थीटा से, ठीक है। दो लाइन है, नहीं है। बस ऐसे याद रखो, बाकी डिटेल बाद में बताएंगे। जैसे कि ये वेक्टर है, इसने थीटा बनाया अगर हॉरिजॉन्टल के साथ, तो जिसके साथ थीटा बनाता है उसकी डायरेक्शन में कंपोनेंट cos थीटा से लेना, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin थीटा से लेना, ठीक है। अब ये बताओ कि टेंशन का जो कंपोनेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या होगा, सर t cos थीटा। हाँ वेरी गुड, सही चला दिमाग। और यहां पर आ जाएगा t sin थीटा। ऐसे ही जो लेफ्ट साइड वाला टेंशन था, इसका कंपोनेंट t cos थीटा, और लेफ्ट साइड में आ जाएगा t sin थीटा। तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं, इस वाले ब्लॉक पर, √2m वाले ब्लॉक पर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है 2t cos थीटा, क्योंकि t cos थीटा दो फोर्सेस हैं, और t sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में 2t cos थीटा हुआ, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, √2mg। लेकिन एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए दोनों फोर्स होंगे इक्वल, इक्विलिब्रियम की ये कंडीशन है, तो √2mg, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये है इक्वेशन नंबर 2, और ये थी इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को सॉल्व करके बताओ कि थीटा कितना आ रहा है।
आदित्य, ये वाला हटा दीजिए जो आप कर रखे हैं। सही जो सामने से, हाँ जल्दी बताओ। टेंशन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 से हटा के इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। सर वो तो रख दी सर, आधे cos थीटा इक्वल्स √2/2। हाँ, अब इसको सॉल्व भी करना पड़ता है बेटा। 2/2 2/2 आया सर √2/2। √2/2। यस सॉल्व करो जल्दी से। कर लिया। कितना आया आंसर? cos थीटा इक्वल टू कितना आया? √2/2। रूट 2 इंटू टी की वैल्यू थी mg इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 और ये mg, तो mg कैंसिल और यहाँ से मिलेगा cos थीटा इक्वल्स टू √2/2 कितना होता है यार? आगे बताओ ना, कितना होगा √2/2? 1/√2 और cos थीटा 1/√2 कितना होता है? cos थीटा 1/√2 थीटा कितना होगा? सर cos 6 क्या कहते हैं 15 डिग्री, सॉरी सर 60 डिग्री, 60 नहीं 45, सॉरी भूल गया था, cos 45 डिग्री, 5 डिग्री। कितना? cos 45। आदित्य बोलो कितना होता है ये, 5 या 45? कॉस cos थीटा अगर 45, तो आंसर क्या हुआ इसका? C। ठीक है, इसमें और कोई डाउट है इन क्वेश्चंस में? डीपीपी का डिस्कशन हो गया भाई कंप्लीट ये वाला। इसमें कोई और डाउट हो तो बताओ। नो सर, 6 क्वेश्चन थे। और भी है क्या इसके आगे? अच्छा ये भूल गया मैं, ये भी है। हाँ ठीक है चलो, तो 6 न्यूटन है इसका आंसर देखते हैं। इसको बड़ा करूंगे, दिख रहा है साफ साफ इतने में? सर, बहुत क्लियर है चलो तो बताओ जरा इसका आंसर। सर। 6 न्यूटन। इसमें द एलिवेटर शोन इन फिगर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द मास ऑफ द ब्लॉक ए इक्वल टू 0.5 kg। द फोर्स एक्सर्टेड बाई ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी इज। तो देखो इसको सॉल्व करने का ज़्यादा आसान तरीका ये है कि बी ने ए पर कितना फोर्स लगाया ये निकाल लो, तो अपने आप पता चल जाएगा कि ए ने बी पर कितना लगाया होगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ से जितना फोर्स ए बी पर लगाएगा उतना ही बी ए पर लगाएगा। ठीक है, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ए के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से फोर्सेज हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा 0.5 इंटू जी को हम ले लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 यानी कि 5 न्यूटन। और अपर डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल रिएक्शन n। और इसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वो दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखते हैं। मैंने सिंपल सा लॉजिक बताया हुआ है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन के फोर्स को पॉजिटिव और उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव लेके इक्वेशन लिख दिया करो। तो कितना आएगा ये 5 माइनस n इक्वल टू मास कितना है 0.5 तो n इक्वल टू कितना आया 5 माइनस 1 यानी कि 4 न्यूटन। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी इज 4 न्यूटन। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? सर एक डाउट है। एक डाउट पूछो। फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव में लेंगे ना? क्यों? सर वो तो सर
डाउनवर्ड लग नहीं नहीं, देखो ऐसा कुछ नहीं है। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है ना, अगर हम ऐसे ही कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। लेकिन अगर हमने ऐसा लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने ऐसा लिया जिसमें ये पॉजिटिव वाई नीचे है, तो फिर हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले लेंगे। और कोऑर्डिनेट एक्सिस को सिलेक्ट करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पॉजिटिव लेना चाहते हैं, कहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस लेना चाहते हैं। इसका सिलेक्शन पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन तुम लोग 10th क्लास से जब पढ़ के आते हो ना 11th में, तो स्कूल में तुमको 9th 10th में सिखाया जाता है कि ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, राइट साइड वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए दिमाग में ये फीड हो गया है कि ऐसे ही होते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट इसमें जल्दी बताओ। नो सर। चलो, तो आज की क्लास को मैं यही कंप्लीट कर रहा हूं। अब मैं तुम्हें स्प्रिंग वाले क्वेश्चन भेजूंगा, तो उनको सॉल्व करना, और ये नहीं कहना कि घर में काम था इसलिए सॉल्व नहीं हुए। मैंने तो करे थे। नहीं, ये आदित्य बोल रहा था। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं। और कोई डाउट हो तो बताओ। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बाय बाय।